हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे चैनल द एडेप्टिव साइंस में। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास 12th की फिजिक्स की होने वाली है और आज हम 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसे हम कहते हैं गॉस की प्रमेय एवं उसके अनुप्रयोग, ठीक है। तो आज हम उसकी बात करेंगे। आज हम उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय के क्या अनुप्रयोग हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर से पेपर में भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उनसे संबंधित सवाल किए जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको ध्यान से समझना है। चलते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर के लिए हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 है बेटा। चैप्टर 2, इसका नाम है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम भी बोल सकते हो आप, ठीक है। गॉस की प्रमेय। इस चैप्टर को हम समझेंगे बहुत अच्छे से, गॉस की प्रमेय। क्लियर। तो गॉस की प्रमेय समझने के लिए हमें उससे पहले कुछ चीजें आपके लिए पढ़नी होंगी, समझनी होंगी। जैसे एक पॉइंट होता है घनकोण, तो हम सबसे पहले घनकोण को पढ़ेंगे, फिर वैद्युत फ्लक्स को समझेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी में, जो हमारा यूनिट चल रहा है ये स्थिर वैद्युतिकी है। गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी में वैद्युत आवेश तथा उस आवेश के परितः जो क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के मध्य एक संबंध स्थापित करती है। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, जो सबसे पहला आपका हेडिंग है जिसे हमें पढ़ना है, वो है घनकोण, जिसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। घनकोण क्या है, ठीक है, इसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। इस घनकोण को हम क्या करते हैं, पहले समझते हैं, ठीक है। किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घनकोण कहते हैं और इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं डेफिनेशन बेटा। डेफिनेशन है किसी गोलीय पृष्ठ के, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा, सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर, उसके केंद्र पर अंतरित कोण को ठीक है, अंतरित कोण को घनकोण कहते हैं। ये हुई आपकी डेफिनेशन कंप्लीट। किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घनकोण कहते हैं। और नेक्स्ट आप लिखेंगे इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसका मात्रक, जो इसकी यूनिट है वो स्टेरेडियन है, क्योंकि कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, घनकोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। और आपको बता दें बेटा कि जो घनकोण है वो एक क्या है, आपकी विमाहीन राशि है, ठीक है। इन्हें हम पूरक राशियों में गिनते हैं। तो स्टेरेडियन क्या है, इसका मात्रक है घनकोण का, और घनकोण कैसी है, विमाहीन राशि है, अर्थात इसकी विमा शून्य होती है, कोई विमा नहीं होती है, ठीक है। यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या r हो, ठीक है, एक हमारा कोई गोलीय पृष्ठ है, यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या r हो, ये हमने कोई गोलीय पृष्ठ ले लिया है, क्लियर। और हम क्या करेंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे, इसके केंद्र पर, इस पृष्ठ पर एक लघु खंड है आपका, एक बहुत छोटा सा लघु खंड है, ठीक है।
और इस लघु खंड के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है, इस कोण को हम कहते हैं क्या? ओमेगा। क्योंकि ये बहुत लघु अवयव द्वारा उत्पन्न हुआ है, अर्थात जो पृष्ठ पर लघु खंड है उसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में दिखाते हैं डी ए। यहां कोई बिंदु आपका पी है, ठीक है। तो इस लघु खंड द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? ठीक है, घनकोण कहते हैं। और यदि इसकी त्रिज्या r है, यदि इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या r है, तो लघु खंड DA के क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण d ओमेगा बराबर होगा कितना? DA अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ठीक है। और यदि हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ओमेगा बराबर कितना आएगा? 4 पाई आएगा। अर्थात पूरे पृष्ठ का जो घनकोण होता है वो कितना होता है? 4 पाई होता है। और यदि ये पृष्ठ, ठीक है ना, यदि इस पृष्ठ पर जो आपका लघु खंड है वो उसके साथ थीटा कोण बनाए, तब एक फॉर्म आपकी ये होती है डी ओमेगा बराबर होता है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है कि यदि लघुखंड पृष्ठ के साथ थीटा कोण बनाए तब उस समय घनकोण डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये हमारी हेल्प करेगा जब हम गॉस की प्रमेय को प्रूफ कर रहे होंगे, जब हम गॉस की प्रमेय को हल कर रहे होंगे, तब हमें आवश्यकता पड़ेगी डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये घनकोण के बारे में आपको बताया गया है। अब इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटे, अगला जो आपका पॉइंट है, जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स उसको एक्सप्लेन करते हैं हम। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं बेटा। पहले आप समझें कि वैद्युत फ्लक्स है क्या। आपको पता है कि किसी आवेश, कोई बिंदु आवेश हमारा स्थिर है, तो उस बिंदु आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलकर माइनस में प्रवेश करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं जितने स्थान में फैल जाती हैं उतने स्थान पर स्थित हो जाता है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यदि हम किसी पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र में लेकर जाएं और उस पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी, जितनी भी मैक्सिमम वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी, उनकी संख्या को, उनके नंबर्स को हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखने वाले हैं हम, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
अर्थात जितनी वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी उनकी संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और इसे फाई से क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इससे फाई और सफिक्स में स्मॉल ई लिखेंगे, आप ना भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, वो इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि नेक्स्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स, तो हम उसको भी फाई से ही प्रदर्शित करेंगे, सिमिलर होते हैं दोनों। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स को डिनोट करती है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स को डिनोट करती है। चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र में हो रहा है इसलिए हम ई से डिनोट कर रहे हैं, इसके लिए फाई ई, और वो चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो इसलिए हम उसको फाई बी से डिनोट करते हैं। बट वो आगे का सिलेबस है, अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं। तो आपको इतना समझना है कि इसे हम फाई ई से, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। और यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है बट वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होता है, यदि वो पृष्ठ हमारा बहुत सूक्ष्म लें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई मल्टीप्लाई उस सूक्ष्म क्षेत्रफल का गुणनफल वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या करेगा, परिभाषित करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सूक्ष्म हमने क्या लिया है, लघु खंड लिया है, लघु अवयव लिया है, इसलिए हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो डी फाई इज इक्वल टू होता है ई डी ए। ठीक है, यदि ये पृष्ठ, यदि यह पृष्ठ, यदि यह पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाए तब, यदि ये पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाए तब क्या होगा, तब आपका जो वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तब क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा होगा वैद्युत फ्लक्स। क्लियर है, इसके मात्रक की बात करेंगे बट एक डायग्राम बना देते हैं हम कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आप समझे जरा। माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र मेरा ई है। ठीक है, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ये एक मेरा एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में मेरे पास क्या है, ठीक है, एक लघु अवयव है, एक मेरा पृष्ठ है। इसको मैंने बोला है डी ए। ठीक है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो संख्याएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका गॉस की प्रमेय। जो हमारे चैप्टर का नाम है वही अब हमारा क्या है, अगला टॉपिक है गॉस की प्रमेय। ये मैं आपको बता चुका हूं कि गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी में वैद्युत आवेश, ठीक है, तथा किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के मध्य एक संबंध स्थापित करती है। क्लियर। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग भी हैं, वो भी हम एक एक करके उनके लिए पढ़ेंगे अच्छे से। फिलहाल हम गॉस की प्रमेय को जानते हैं क्या है, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, आप लिखेंगे यहाँ पे इस नियम के अनुसार या इस प्रमेय के अनुसार, कुछ भी लिख सकते हैं, ये गॉस का नियम ही है। इस नियम के अनुसार डैश लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब होता है उस पृष्ठ द्वारा घेरा गया। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश और आवेश की मात्रा हम क्यू ले सकते हैं, कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये नियम है हमारा, बहुत छोटा सा नियम है, बहुत सिंपल है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। अर्थात इसको यदि हम लिखना चाहें तो हम वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, फाई इज इक्वल टू होता है Q/एप्सिलॉन नॉट। इतनी सिंपल सी बात है। और अब हम क्या करेंगे, इस नियम का, ठीक है ना, डेरिवेशन करेंगे, अर्थात इस नियम को या इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये जो गॉस ने बोला है, गॉस ने जो नियम दिया है वो सत्य है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या है नियम, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो आगे हम हेडिंग लगाएंगे डेरिवेशन, अर्थात हम इस प्रमेय का निगमन करने जा रहे हैं, इसको हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझेंगे जरा डेरिवेशन के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, उसको आसानी से हल करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, डायग्राम देखेंगे बेटा आप अच्छे से। ठीक है, एक हम क्या कर रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ ले रहे हैं, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, इस तरीके का, और इसका ये हमने बिंदु O लिया है, अर्थात इसका केंद्र है। और यहाँ पे क्या है, आपका एक लघु खंड है, एक सूक्ष्म खंड है। इस सूक्ष्म खंड, ठीक है ना, इस सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर जो घनकोण अंतरित हुआ है, उस घनकोण का वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ये d ओमेगा है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको दिखाएंगे, वैद्युत क्षेत्र E dA। ठीक है, और ये कोण थीटा माना है हमने यहाँ से, क्लियर है। और ये बिंदु क्या हो रहा है, P पर हो रहा है। ठीक है, और इस पृष्ठ की त्रिज्या हमने R ली है, इसे हम R से डिनोट कर रहे हैं। इसकी पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है आपकी, R है। ठीक है, तो इसकी कुछ थ्योरी हम यहाँ पे लिखते हैं कि क्या हमने बोला है। यहाँ पे बिंदु O माना है और यहाँ पे एक आपका +Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, एक गोलीय पृष्ठ या फिर एक गॉसियन पृष्ठ, ठीक है ना, के केंद्र पर +Q आवेश रखा है। क्लियर, माना कि एक बिंदु आवेश +Q ठीक है, माना कि एक बिंदु आवेश +Q एक पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है, जिससे R दूरी पर ठीक है ना, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है,
जहां एक लघु अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो किसी लघु अवयव से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता है डी फाई ई इज इक्वल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा। क्या होता है बेटा? ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस लघु अवयव से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा होगा। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के अकॉर्डिंग वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है या बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये मान पुट इन फर्स्ट समीकरण 1 में क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है आपका? डी ए कॉस थीटा। ठीक है, दोनों ओर समाकलन कर दो अब आप। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसका मान निकालने के लिए, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दोनों ओर समाकलन करेंगे। दोनों ओर समाकलन करने पर तो जब आप बेटा दोनों ओर समाकलन करेंगे तब क्या होगा? जरा आप ध्यान से समझें कि जो नियतांक हैं, जो कांस्टेंट हैं, वो बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका? इंटीग्रल डी फाई इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट हैं, जो नियतांक हैं, वो बाहर आ जाएंगे, अर्थात Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रल के अंदर जो बचेगा वो क्या रह जाएगा आपका? ये रह जाएगा बेटा डी ए कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। और इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये फाई बचेगा आपका केवल वैद्युत फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? और ये जो वैल्यू होता है वो होता है किसका? इंटीग्रल डी ओमेगा का वैल्यू होता है। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था जब आपके लिए घनकोण, तब बताया था कि ये वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है? डी ओमेगा के बराबर होता है। आप लिख भी सकते हैं कि डी ओमेगा, चूंकि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये अभी हमने आपको पढ़ाया था। तो इसकी जगह पे क्या हो गया? डी ओमेगा, जिसका इंटीग्रल होगा तो क्या रह जाएगा? केवल ओमेगा रह जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? क्या हो जाएगा बेटा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से रह जाएगा मल्टीप्लाई ओमेगा। और ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो 4 पाई होता है। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बेटा क्या आपका? वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये लाइन खींच के लिख देते हैं। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया बेटा, तो बचा क्या है? जो प्रूफ करना था आपके लिए गॉस की प्रमेय। ठीक है, फाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो हम क्या है? प्रूफ कर चुके हैं। यही गॉस का नियम है, यही गॉस की प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1 अपॉन एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था। ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है आपका। क्लियर हुआ? तो इसको इरेज करते हैं बेटा, और हम इसके अनुप्रयोग नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।